आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मेनिया पे। आज हम लोग द पंडित्स का लाइव मॉक 15 का मैथ्स का सोल्यूशन करने वाले हैं। साथ में क्वेश्चंस के इर्द गिर्द जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको हम रिलेट करेंगे, रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे। साथ में आपको आर्ट ऑफ स्किपिंग भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जिनको आपको फर्स्ट गो में स्किप कर देना चाहिए था और जिनको आपको फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो अगर मैं इस मॉक की बात करूँ ना, तो इसमें 23 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इजीली डुएबल थे। इस 23 में से 22 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको आप पहली बार में ही आसानी से कर सकते थे, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको स्किप करना था। उस 3 में से भी एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप दोबारा आके आराम से कर सकते थे, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम बचा है तो अटेम्प्ट करो, अदरवाइज आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी वो कौन से क्वेश्चन थे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। साथ में मैं एक क्विक रिवीजन सीरीज चला रहा हूँ चैप्टर वाइज, वो भी। तो यहाँ पे 1 घंटे में जैसे परसेंटेज है, तो परसेंटेज के जितने भी टाइप्स हैं ना, वो मैंने 20 से 25 क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ पे सारे टाइप्स कवर करा रखे हैं, क्योंकि आपको बताया कि हर एक चैप्टर में ज़्यादा 10-12 टाइप्स ही होते हैं। तो यहाँ पे किसी टाइप का एक क्वेश्चन, किसी का 2, किसी का 3, जैसी भी रिक्वायरमेंट है उस टाइप से मैंने क्वेश्चन उठा के 20 से 25 क्वेश्चन में आपके सारे टाइप्स कवर करा दिए हैं। तो आप ये सीरीज फॉलो कर लोगे, लास्ट टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे बिल्कुल कम टाइम में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन में आपको 2 सर्कल दिया है, उस दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी दी है और उन दोनों सर्कल का आपको रेडियस दिया है। आपको क्या बताना है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताना है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो होता है वो क्या होता है? रूट डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, जहां पे डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल, जो कि यहाँ पे 17 दिया है, और आर प्लस आर क्या है? ये दोनों सर्कल का रेडियस है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये 17 का स्क्वायर है, माइनस 9 6 15 का स्क्वायर है, और आपको पता है 17 15 और 8 का क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका 8 आ जाएगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आया ही है, तो हम सारे टेंजेंट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर होती है, जहाँ पे डी आर आर ये मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो भी हमने ऊपर देखा क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर 2 सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछे तो आपका क्या हो जाएगा? 2√r। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बनता है, लेकिन ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनना है इसकी लेंथ जो होती है वो 0 होती है, लेकिन एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट भी बनता है। अच्छा, एक टाइप से क्वेश्चन आपका और आता है। आपको क्या कहेगा? आपको डी क्या है? दोनों सर्कल के सेंटर सेंटर के बीच की दूरी है, ठीक है, और R1 R2 क्या है? उन दोनों का रेडियस है। तो आपको क्या कहेगा कि अगर डी ग्रेटर देन R1 R2 के, तो कितने टेंजेंट्स बनेंगे, या कितने डायरेक्ट कितने ट्रांसवर्स बनेंगे? तो अगर मैं आपको इसका फिगर बना के दिखाऊं ना, तो यहाँ पे आपका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कराऊं, तो ये सेंटर, ये डी हो गया, और R1 ये है, R2 है, तो आपको दिख रहा होगा डी इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है। तो इस केस में आपका फिगर ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, टोटल 4 टेंजेंट बने हैं, जिसमें 2 डायरेक्ट हैं और 2 ट्रांसवर्स हैं, ठीक है। ऐसे में लिखूंगा, आप समझ जाना, डी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टी मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। अगर डी इक्वल टू R1 प्लस R2 है, तो इस केस में जो आपका फिगर बनेगा ना, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, तो इस केस में आपको पता है कि 2 डायरेक्ट एक ट्रांसवर्स, टोटल 3 बनेंगे, जिसमें 2 डायरेक्ट रहेंगे और आपका एक ट्रांसवर्स रहेगा, ठीक है। अगर डी आपका R1 माइनस R2 से ज़्यादा है लेकिन R1 प्लस R2 से कम है, तो इस केस में जो आपका रहता है ना, वो आपके दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा है इस केस में आपका 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बन रहे हैं, मतलब 2 बनेंगे और दोनों आपके डायरेक्ट बनेंगे। अगर डी आपका R1 माइनस R2, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि आपका सर्कल के, एक सेकेंड, सर्कल के आपका अंदर सर्कल बन रहा है जो दूसरे सर्कल को टच कर रहा है, मतलब टचिंग इंटरनली। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, ठीक है, वो भी ट्रांसवर्स कह लो या इसको कॉमन, एक टेंजेंट कह लो बस, कि एक कॉमन टेंजेंट बनेगा। तो यहाँ पे आपका एक टेंजेंट आएगा। अगर डी R1 माइनस R2 है, तो इस केस में जो आपका फिगर बनेगा ना, लेस देन R1 माइनस R2 है, तो यहाँ पे इस केस में आपका ऐसा फिगर बनेगा, और आपको दिख रहा है इस फिगर में आपका एक भी टेंजेंट कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछता है,
तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि इफ स्पीड एस ऑफ अ मूविंग बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द टाइम। मतलब एस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विद टाइम। तो यहाँ से मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के, क्योंकि यहाँ पे आपको फार्मूला पूछा है ना, इसका इक्वेशन पूछा है, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैं कांस्टेंट लगा दूंगा, तो एस की वैल्यू आपकी के बाई टी आ जाएगी। और यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपका एस 15 है तो उस केस में आपका टी जो है वो 4 है। तो एस 15 है, उस केस में आपका टी 4 है, तो यहाँ से के की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो 60 निकल के आ रही है। तो यहाँ से आपका इजीली फॉर्मूला आ गया, एस इक्वल्स टू के की वैल्यू पुट कर दो 60 अपॉन टी, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आप ना इजिली वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे एक्स और वाई की वैल्यू 1 1 पुट कर दूँ ना 1 1, तो अब देखोगे अगर 1 1 पुट करूँ ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो ये आपका 1 पी की वैल्यू 1/3 आएगी। तो अगर यहाँ पे मैं 1/3 करूंगा तो फालतू में फ्रैक्शन वगैरह आएगा। फालतू में क्यों मैं फ्रैक्शन वगैरह लाऊं, मैं कोई ऐसी वैल्यू ना गेस करूँ जिससे मेरा काम ईजी हो जाए। तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू 2 2 गेस कर लूँ, 2 2 मतलब एज्यूम कर लूँ, ना गेस ना करूँ, एज्यूम कर लूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये आपका हाफ बन गया है, ये भी आपका हाफ बन गया है, और ये भी आपका हाफ बन गया है। अगर मैं यहाँ पे हाफ डालूंगा तो आपको दिख रहा है चला जा रहा है 2 बार, तो ये आपका 2/6 बन जा रहा है। यहाँ पे भी आपका 2/6 बन जा रहा है, और यहाँ पे भी आपका 2/6 बन जा रहा है। 2/6 प्लस 2/6 प्लस 2/6 6/6 जो कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप ऐसी वैल्यू गेस करो ना जिससे आपका काम ईजी हो जाए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया कि ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सीधे आपको आखिरी वाली लाइन पढ़ने की जरूरत होती है, मोस्ट ऑफ द केस में, सारे केस में नहीं। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ पे कह रहा है इफ द इंटायर फंड दैट यूनिवर्सिटी गेट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज 25 लाख, देन फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन स्कॉलरशिप। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि फंड कहाँ कहाँ से मिला है, और यहाँ पे बता रहा है कि फंड कहाँ कहाँ यूज हुआ है। तो ये 25 लाख जो मिला है वो यहाँ यहाँ से मिला है, और 25 लाख जो खर्च हुआ है वो यहाँ यहाँ खर्च हुआ है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ये बताना है कि स्कॉलरशिप में कितना खर्च हुआ है। तो आपको इस फिगर का मतलब नहीं है, आपको सिर्फ ये बताना है कि 20% जो खर्च हुआ है स्कॉलरशिप में खर्च हुआ है। 25 लाख का 20% 5 लाख होता है, तो 5 लाख आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि अ नंबर, ये एक सेकेंड, एक नंबर है जिसको हम इससे डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 22 रिमाइंडर है। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो नंबर मानते हैं वो 153 प्लस 22 मानते हैं, लेकिन ये मानने की जरूरत है ही नहीं। आप नंबर को डायरेक्ट ये मानो, इससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। तो अगर नंबर ये है मान लो, तो अगर आप इसको 153 से डिवाइड करोगे तो आपका ये 22 ही तो रिमाइंडर आएगा। तो आप, और अगर 153 प्लस 22 को भी डिवाइड करोगे तो भी एक बार रिमाइंडर 22 आएगा। लेकिन फालतू में आप क्यों कैलकुलेशन अपनी ज़्यादा कर रहे हो, आप नंबर को यही मानो। तो मैंने नंबर को यही माना, तो ऑब्वियस है 153 से डिवाइड करने में आपका रिमाइंडर 22 ही आएगा। और आप सुख कह रहा है कि अगर यही नंबर को अगर मैं 17 से डिवाइड करूँ तो कितना रिमाइंडर आएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है 5 रिमाइंडर आएगा। तो आप ओरली कर दोगे इसको। लेकिन अगर आप इन दोनों का सम मानोगे नंबर, तो फिर आप फालतू में आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। आपको डायरेक्ट इसी को नंबर मान लेना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये वाला आंसर करेक्ट। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा आता है, और ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपका हमेशा आता रहता है कि अगर किसी नंबर को हम सक्सेसिवली 3 5 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो 2 1 3 रिस्पेक्टिवली आता है। अगर लास्ट क्वेश्चन 3 है तो आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं इसको, 3 5 7 आपको ऐसे लिखना है, इसके सामने इसके रिमाइंडर 2 1 3 ऐसे लिखना है। अगर लास्ट क्वेश्चन न देके आपसे मिनिमम नंबर पूछा होता कि मिनिमम नंबर क्या है, तो आप लास्ट क्वेश्चन 0 मानते। लेकिन यहाँ पे 3 कह रहा है तो आप लास्ट क्वेश्चन 3 ऐसे मानोगे, ऐसे इंटू 3 ऐसे करोगे। साथ में आपको कैसे करना रहता है, आपको ऐसे 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 जाना रहता है। ये आपका प्लस होता है, ये इंटू होता है, ये प्लस होता है, ये इंटू होता है, ये प्लस होता है। अब देखो ध्यान से, 7 त्रिक 21, 21 प्लस 3 24, 24 पच्चे 120, 121, 121 363 प्लस 2 365। तो जो आपका आंसर आ गया वो 365 करेक्ट आ चुका है। तो इस तरीके से आपको जाना रहता है, ऐसे 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 ऐसे। अगर मिनिमम नंबर पूछता या कुछ और पूछता कि लाइक ये जो नंबर को अगर हम किसी और से डिवाइड करें तो कितना रिमाइंडर आएगा, ऐसे कुछ पूछ ले, उस केस में भी आप मिनिमम नंबर ही लेके चलोगे, क्योंकि वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन से मतलब नहीं होता। तो मिनिमम नंबर लेके चलोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दोगे,
फिर आप इसको देखोगे ही नहीं, आपको सिंपल ऐसे 3 पचे 15, 16 त्रिक 48, 2 50, फिर उस केस में आपका नंबर जो आता है 50 आ जाता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लाइक ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले कभी किया नहीं है, यही वाली फीलिंग आएगी। तो इसको आपको फर्स्ट गो में स्किप कर देना बिना टाइम वेस्ट किए, अदरवाइज हो सकता है आप अपने तरीके से लगो, आपसे लगे ना, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी नहीं किया, तो बेटर क्या है, स्किप कर दो। और जब दोबारा भी आओगे ना, अगर आपके पास टाइम नहीं बचा है, या लाइक आपके पास 5 मिनट बचा है, आपने रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, इंग्लिश में छोड़ रखे हैं 3-4, या 10 मिनट भी आपके पास बचा है, मान लो आपने रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, आपने इंग्लिश में लाइक क्लोज टेस्ट छोड़ रखा है, तो बेटर है आप यहाँ पे जाके हाथ पैर मारो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पहले कभी नहीं किया, तो बेटर है इस पे आप अपना दिमाग माथा पच्ची करने से बजाय आप यहाँ पे जाके करो, यहाँ पे आपके ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। क्योंकि भाई इस पे चाहे सही करो चाहे गलत करो, सही करोगे तो आपके 2 ही नंबर मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो बेटर है जो आपने 7 क्वेश्चन छोड़ा है, आप वहाँ पे जाके अपना एफर्ट मारोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब मानो आपके पास टाइम बचा, तो आपको अप्रोच कैसे करना है। आप अगर थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे 10 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर मैं स्क्वायर को थोड़ा सा हटा के देखूँ, मतलब लाइक 2, मतलब स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे आपको 10 दिखेगा, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखेगा, यहाँ पे क्यूब दिखेगा, कहने कहीं क्यूब दिख रहा है, और आपको 10 40 की वैल्यू भी नहीं पता। लेकिन अगर आपको 10 40 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है tan 3 थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है, tan 120 हो जाएगा। तो tan 3 थीटा जो होगा वो क्या होगा, वो 3 tan थीटा माइनस आपका tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो आपको tan 120 की वैल्यू पता है क्या होती है भाई, tan 180 - 60 ही तो हुआ, और 180 से जम करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपका ये 10 ही रहेगा, -tan 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई सेकंड क्वाड्रेंट है ये, और सेकंड ये भाई 180 ये है, माइनस करो तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आपका 10 निगेटिव होता है, तो ये आपका -tan 60 है, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, -√3। तो ये आपका -√3 आया। साथ में आप इसको इधर भेज दो, साथ में मैं tan² यहाँ पे जो मैं tan 40 है ना, इसको मैं t लिखूंगा, tan 40 को मैं क्या लिखूंगा, t लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये tan²40 मतलब tan 40 हर जगह नहीं लिखूंगा, मैं tan 40 को t लिखूंगा, इतनी बात समझ लो। तो यहाँ पे मैंने इसको 3t² लिख दिया, ये आपका 3t माइनस t³ हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, हल्का सा ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे t3 आ रहा है, यहाँ पे t6 आ रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो आपको दिख रहा है 3t आपका t6 आ रहा है, ये आपका t² आ रहा है, साथ में जो 2ab वाला टर्म आएगा ना, वहां पे आप देखो t⁴ आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे t⁴ भी है। और अगर आप इधर भी देखो तो ये तो कांस्टेंट आ रहा है, साथ में ये देखो इसका स्क्वायर करो तो t⁴ आ रहा है, जो कि यहाँ पे t⁴ है, साथ में 2ab में आपका t² आ रहा है, t² भी यहाँ पे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसको स्क्वायर किया गया है। तो मैं स्क्वायर कर दे रहा हूँ एक बार, तो आपका 3 बन जाएगा, ये आपका 1 + 9t² माइनस 6t² बन जाएगा। और इधर की बात करूँ तो आपका 9t² प्लस t⁴ माइनस 6t4 बन जाएगा, 6t4 बन जाएगा। अब अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं इसको, तो आपको दिख रहा होगा कि t6 तो यहाँ पे है, भाई t की वैल्यू क्या है, यही है ना, तो ये tan t40 ही तो हुआ, तो ये आपका है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया t6। साथ में अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपका क्या है, t4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 6t4 है यहाँ पे, साथ में यहाँ पे आपका 94 है, यहाँ पे मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे 94 है। तो आप देखो 9 × 27, 27 इधर जाएगा, माइनस में आपका 27 और 6 33, तो -33t4, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे भी -33t4 ही आ रहा है। प्लस अब क्या बचा, आपका स्क्वायर वाला बचा, तो स्क्वायर वाला यहाँ पे 9t² है, और यहाँ पे क्या है आपका 6 × 18, और 18 9 आपका होता है 27, और ये माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका +27t² भी आ गया, और इधर आपका क्या बचा, इधर आपका 3 बचा। तो आपको दिख रहा है इसी की वैल्यू आपसे पूछा था, इसकी वैल्यू पूछा था, जिसका आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो अप्रोच कैसे करना है वो समझ में आया। tan 40 की वैल्यू आपको नहीं पता, साथ में आपको दिख रहा है कि tan³ ऐसे कुछ आया है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर एक बार आप ये सोच लिए ना, ये वाला फार्मूला लगा दिए,
इसके बाद आपको आपकी राहें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद आपको चीज़ें दिखने लगेगी कि मुझे यहाँ से कैसे यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन अगर आपके पास फालतू समय बचा है तभी आप अटेम्प्ट करोगे, अदरवाइज बेटर है आप स्किप कर दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये अपॉन में 1 को आप इग्नोर करना। तो ये सारे फॉर्मूले आप एक बार देख लो, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक ट्रेंगल है ए बी सी जहाँ पे डी ई पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेंगल है वो ए बी सी है, जहाँ पे डी ई जो है आपका वो पैरेलल है किसके, बी सी के। और ए ई अपॉन ई सी जो दे रखा है ना, ये 3/4 दे रखा है, आप कह सकते हो ये 3/7 है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी सी ई डी, इसकी जो एरिया है वो आपको दे रखा है 120, और आपको ए बी सी की एरिया पी क्यू आर, मतलब इसकी एरिया जो आ रही है वो पी क्यू आर आ रही है, तो आपको पी प्लस क्यू प्लस आर बताना है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, अगर साइड 3:7 है, क्योंकि आप इस ट्रेंगल और इस ट्रेंगल को देखते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। कैसे भाई, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, इतना तो पता है ना कि पैरेलल होता है, तो ये इसके आपके क्या होता है, सिमिलर। तो ये 3:7 है, तो जो इसका एरिया आएगा वो 9:49 आएगा। भाई एरिया 9:49, पूरा 49 है, ये 9 है और ये पूरा 49 है, तो ये आपका 40 आ जाएगा एरिया, ये 40। और इस 40 की वैल्यू आपको 120 दी है, तो अगर इस 40 की वैल्यू 120 है तो 49 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49 इंटू 3, क्योंकि ये भी तो इंटू 3 ही हुआ है। तो 9 त्रिक 27, हाथ लगा तो 4×3=12, 147 आ गया। 147 किसकी एरिया है, इस पूरे ए बी सी की एरिया 147 है, और वही आपको क्या दिया है, पी क्यू आर। तो यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर, 7 1 8 4 12, तो P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो आपका 12 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आने से पहले आपको एक रिजल्ट याद दिलाता हूँ कि अगर ये ट्रेंगल है और ये तीनों पॉइंट्स इसके मिड पॉइंट्स हैं, तो ये जो ट्रेंगल बनेगा ना, जब ऐसे ये ट्रेंगल बन जाएगा, तो जो एरिया होता है ना, ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये एरिया चारों बराबर रहेंगे। मतलब अगर आपसे बोल दे कि इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया 120 है, तो इसका एरिया पूछ ले शेडेड पोर्शन का, तो इसका एरिया 30 हो जाएगा। वैसे इसका भी एरिया 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा, इसका भी 30 हो जाएगा। तो आपसे जनरली वैसे ये पूछता है कि भाई ये तीनों मिड पॉइंट है, तो अगर इसका एरिया इतना है तो इसका एरिया 1/4 हो जाएगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है। एक रेगुलर पॉलीगन दिया जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 20 हैं, तो आपको साइड बताना है। देखो, आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हो ना, तो नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होता है वो n आपकी साइड्स होती हैं, n(-3)/2, ये आपकी नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। वैसे बेटर क्या है ना, अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता मैं इसको ऑप्शन से करता। कैसे, 8 8-3 5, 8×5 = 40, 40/2 20, और यहाँ पे 20 आ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मैं इसको ऑप्शन से करता भाई, ये और इसका -3, जैसे यहाँ पे 5 और इसका -3 मैं मन में करता, तो 5 दूनी 10, यहाँ पे आपका 5 बन के आता, 5 डायगोनल। यहाँ पे 7 चौक 28, 28/2 14 बन के आता। यहाँ पे मन में करता आपका 70/2 35 बन के आता। यहाँ पे 8×5 = 40 20 बन के आता। तो आपसे ये पूछा तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। यहाँ पे अगर मैं पॉलीगन की बात करूँ ना, तो यही 3 फॉर्मूले हैं पूरे पॉलीगन में। इसी तीनों फॉर्मूले से पूरा पॉलीगन आपका सॉल्व हो जाता है। अगर मैं बात करूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स की, अगर एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, अच्छा रेगुलर नहीं होगा तो भी आपका वही आंसर आएगा, रेगुलर नहीं भी रहेगा ना तो भी आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वही आएगा। कैसे, n-2 × 180, ये क्या है, ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स है। जैसे अगर मैं ट्रेंगल की बात करूँ, ट्रेंगल में कितने होते हैं, 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो यहाँ पे देखो 3 - 2 × 180 180 आएगा। अगर क्वाड्रिलेटर की बात करो तो उसके 360 होते हैं, देखो यहाँ पे 4 क्वाड्रिलेटर मतलब 4 साइड ना, 2 × 180 आपका 360। तो ये होता है फॉर्मूला। अच्छा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, आपसे आपसे क्या कहेगा ना कि ईच एक्सटीरियर एंगल दे देगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल इतना है, आप बता दो कि उस पॉलीगन की, अच्छा ये रेगुलर, इस केस में रेगुलर कहेगा, रेगुलर कहेगा और बोलेगा ईच एक्सटीरियर। वैसे ईच एक्सटीरियर एंगल अगर 40 दे दिया है, 50 दे दिया मान लो, या जैसे मानो बोल दिया कि ईच एक्सटीरियर एंगल जो है वो 40 है, जब ईच एक्सटीरियर एंगल 40 है तो ऑब्वियस वो रेगुलर ही तो है। तो आपसे पूछ लेगा कि उस पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो सिंपल आप क्या करोगे, 360/40 कर दोगे, आपकी 9 साइडेड वो पॉलीगन हो जाएगी, रेगुलर पॉलीगन।
अच्छा, अगर ईच इंटीरियर एंगल भी देना और आपसे पूछे कि बता दो कितनी साइड से पॉलीगन की, आप हमेशा एक्सटीरियर एंगल से करोगे क्योंकि उससे आपका बहुत जल्दी होगा। जैसे मान लो अगर आपसे बोल दे कि ईच इंटीरियर एंगल जो आपका 120 है, तो यहाँ से आप तुरंत निकालो कि एक्सटीरियर 60 हो जाएगा। भाई इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर आपका 180 ही तो होगा। जैसे मानो ये ट्रायंगल है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर, तो 180 ही तो होगा। तो ईच इंटीरियर आपको 120 है तो तुरंत निकालो एक्सटीरियर 60 हो जाएगा, और 60 से 360 डिवाइड कर दो, आपका देखो तुरंत आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इंटीरियर में डालोगे, आपको समय लगेगा फालतू का, बेकार सा समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि इंटीरियर का फॉर्मूला ऐसे होता है, ये आपका टोटल सम हो गया, डिवाइड बाय एन कर दोगे और ये आपका 120 आ जाएगा। तो ऐसे करोगे, समय लगेगा फालतू का, बेकार का समय लगेगा। बेटर क्या है कि आप एक्सटीरियर निकाल के तुरंत डिवाइड कर दो। और डायगोनल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया, एन एन माइनस 3/2 होता है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब ये क्वेश्चन भी आप इसको फर्स्ट गो में स्किप कर सकते हो, और सेकंड गो में भी ना इसको करने की जरूरत नहीं है। बेटर है आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो। अगर आपके पास समय है एक्स्ट्रा, आपने बाकी सब निपटा दिया है, तब हाँ, तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा आंखें खोल के देखूं, अगर इस ए स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊं तो ये ए की पावर 4 बन रहा है, ये आपका 1 बन रहा है, ये आपका -2a² बन रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो ये आपका a² -1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी मैं मन में कर रहा हूं, तो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। ये आपका क्या बन रहा है, ये a² -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, और अपॉन ए स्क्वायर है। ऐसे ही ये आपका b² -1 का होल स्क्वायर बन रहा है, अपॉन b² बन रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका b² -a² आ जा रहा है, ये अगर काट दो, और ये आपका रूट में है। तो अगर सिंपल सी बात करूं तो ये जो आपका बन रहा है, ये a² -1 अपॉन b² -1 इंटू b अपॉन ए, ये बन रहा है सिंपली। इसको खोल के लिखूं तो आपका सिंपल ये बन रहा है, रूट वगैरह कुछ नहीं, रूट वगैरह हट चुका है। ठीक है। तो अब मैं इसको अगर इसकी भी बात करूं तो ये आपका a-1 a+1 अपॉन b-1 b+1 बन रहा है, और ये आपका b अपॉन ए बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल बन रहा है। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं इस चीज को, यहाँ पे a की वैल्यू दी है ना, तो अगर मैं a-1 करूंगा, ध्यान से देखना, और cos x को मैं c लिखूंगा, sin x को मैं s लिखूंगा। ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं a-1 करूंगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे -1 करूंगा, तो आपका यहाँ पे जो बचेगा वो आपका क्या बचेगा, माइनस कर दूंगा तो आपका cos x बचेगा, 2 cos x बचेगा, और अपॉन 1 माइनस c बचेगा। और अगर मैं a+1 करूं तो आपका 2/1 माइनस c बचेगा। ठीक है। अगर मैं नीचे की बात करूं तो नीचे सेम, अब नीचे आप इसको देखोगे नहीं क्योंकि सेम चीज आ रही है, तो वही चीज जो c है वहां पे s आ जाएगा। तो आपका ये क्या बनेगा, 2s/1 माइनस s, और आपका ये 2/1 माइनस s बच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे इंटू में b क्या है, अगर b की बात करो तो b आपका 1 + s/1 माइनस s है, और अगर मैं बात करूँ a की तो 1 + c/1 माइनस c। इतनी बातें आपको दिख रही हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, काटूं अगर मैं तो आपका 2 2 2 2 चला गया। साथ में अगर मैं देखूं तो आपका ये 1 - c से यहाँ पे 1 - c जा रहा है, साथ में आपका ये 1 - s से 1 - s जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा अगर अच्छे से लिख दूं तो यहाँ पे आपका 1 + s, और यहाँ पे आपका 1 - s बच रहा है। और अगर मैं नीचे की बात करूँ तो नीचे आप और आपका ऊपर c भी बच रहा है। ठीक है। आप देखो ना, ये c है, ये 1 - s है, और ये आपका 1, ये 1 + s है, ये 1 - s है। ऐसे अगर मैं नीचे की बात करूँ तो 1 - c मुझे दिख रहा है, मुझे यहाँ पे 1 - c दिख रहा है, यहाँ पे मुझे s दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे 1 + c दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान से देखूं तो ये 1 - s² है जो कि c² होता है, और ये c का क्यूब हो गया। ऐसे ही ये आपका 1 - c² जो कि s² होता है, ये s का क्यूब हो गया। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका सिंपल c³ है, मतलब cos x³ sin x³ है, जो कि आपका cot क्यूब होता है। तो यहाँ से आपका cot³ x निकल के आ गया, जो कि आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है। तो वही चीज़ है, हो सकता है आप पहली बार करते, आपसे नहीं होता तो आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस जो आप पहली बार, जिस टाइप के क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, उसको बेटर है स्किप कर दो। और अगर इस मॉक टेस्ट में अगर आप 23 नंबर भी लाते हैं ना, 23, क्योंकि 23 इजिली डुएबल था, ये क्वेश्चन एक, और जो मैंने ऊपर कराया 1040 वाला, अगर इसको छोड़ भी दो ना तो भी आपको 23 नंबर आ रहे हैं, 23 मतलब 46 नंबर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर है इस मॉक टेस्ट में। ठीक है। तो आपको ये समझना है कि कौन से आपको स्किप करने हैं, कौन से आपको करने हैं।
फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड मोर देन 10 मार्क्स। तो भाई देखो मोर देन 10 मार्क्स ये सारे हैं। तो अगर मैं देखूँ मोर देन 10 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पे देखूँ 9, 6, 15 और 15, 15, 30, जीरो हाथ लगा 3, 1, 2, 3 और 60, ये मोर देन 10 वाले हैं। ये लेस देन 10 वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपके हैं ये भाई ये 3 है, ये 1 है, 1:3 तो हुआ, तो 3/4 ही तो हुए। टोटल 25%, सॉरी 75% आपके क्या हो गए, मोर देन 10 वाले। तो आपका 75% करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे मैं आपको ना पहले एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो अगर आपका ना ऐसे दे कि x इक्वल्स टू 4 प्लस रूट 15, कभी भी अगर ऐसा देना तो इसको अगर आप थोड़ा सा रूट से हटाओ तो ये आपको रूट 16 प्लस रूट 15 आएगा। आपको यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों का, अगर रूट के अंदर वाली वैल्यूज देखो तो आपको डिफरेंस 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जो डिफरेंस है वो आपका 1 है। कभी भी अगर ऐसा रहे कि x की वैल्यू ऐसे दिया है और रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है उनका डिफरेंस अगर 1 है, तो x प्लस 1/x जो होता है, आप सम कर रहे हो तो 2 इंटू बड़ी वाली वैल्यू। आप बताओ इन दोनों में बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू ये है। अच्छा ये आपका सिंपल 4 लिखा है ना, तो 2 इंटू 4 मतलब यहाँ पे 2 इंटू रूट 16 आ जाएगा या 8 आ जाएगा। और x माइनस 1/x जो आएगा 2 इंटू छोटी वाली वैल्यू, छोटी वाली आपकी क्या है, रूट 15। तो मैंने आपको क्या बताया, कभी भी अगर आपको ऐसी वैल्यू दिखे, ऐसे ऐसे कभी भी दिखे और इसका डिफरेंस अगर 1 है, तो x प्लस 1/x क्या होता है, 2 इंटू बड़ी वाली वैल्यू, और x माइनस 1/x क्या होता है, 2 इंटू छोटी वाली वैल्यू। अच्छा एक चीज और ऐसा दिखता है, चलो ये तो हो गया, अब दूसरा चीज बताता हूँ। कभी भी अगर आपको x इक्वल्स टू रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी दिया, तो इस केस में x प्लस 1/x जो होता है वो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि a और b जो है ना वो रूट के अंदर वाली वैल्यूज हैं। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये सिंपल x, और ये अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, अगर आपको दिख रहा है तो ये सिंपल 1/x है, ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है, तो ये आपका 1/x है। तो इस केस में अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, x प्लस 1/x क्या है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ ना, तो ये क्या लिखा है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा वाई स्क्वायर क्या है, 1/x स्क्वायर ही है, चलो मैं वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, साथ में ये एक्स वाई है। अगर आपको पता है वाई एक्स का रेसिप्रोकल है तो ये सिंपल ये तो आपका 1 हो जाएगा। आपको सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है, या आप सिंपल ये कह लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना है। अच्छा अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताना है तो ये क्या होता है, ये आपका एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर -2 होता है। ये बात तो आपको पता है, ठीक है, ये बात आपको पता है ना। तो यहां से आपको दिख रहा है ना, मैंने आपको क्या बोला है, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी लिखा है। तो यहां से अगर मैं x प्लस, यहां से अगर मैं x प्लस 1/x लिखना चाहूं तो मैंने आपको क्या बताया, 2a प्लस बी, ये a प्लस बी क्या है, ब्रैकेट के रूट के अंदर वाली चीज है। तो यहाँ पे 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। लेकिन आपको वैल्यू किसकी बतानी है, आपको वैल्यू इसकी बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, मतलब ये। तो 4 स्क्वायर मतलब 16 माइनस 2 आपका 14 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या बोला मैंने, 4 का स्क्वायर -2 जो कि आपका 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा, ये आप फर्स्ट गो में कर सकते थे क्योंकि ये रिजल्ट मैंने मल्टीपल टाइम आपको याद कराया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 और शॉपकीपर को 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है 10% का, मतलब 500 पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 10-10 का। तो 81 इंटू 5 आपका 405 निकल के आ जाएगा। ठीक है 405, साथ में 45 ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लग गया है, तो जो टोटल कॉस्टिंग आ रही है वो 450 की आ रही है। और ये 360 पे बेच रहा है, तो आपको दिख रहा है जो रेशियो है वो इतना आ रहा है। तो भाई 5 का सामान अगर आप 4 पे बेच रहे हो तो आपको दिख रहा है आपको 20% का लॉस हो रहा है सीधा सीधा। तो आपको 20% का लॉस हो रहा है, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। A hemisphere is mounted on a solid cylinder of radius 7 cm and height 5 cm. The resultant shape is to be painted with blue color और रेट आपको 10 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। आपको टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताना है। तो फिगर बना दे रहा हूँ, चलो। एक ये आपका सिलेंडर है,
तो ये आपका एक सिलेंडर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ये आपका एक सिलेंडर है और इसके ऊपर आपका ना एक वो रखा हुआ है, इसके ऊपर आपका एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर आपका एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, आप समझ लेना, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हेमिस्फेयर रखा हुआ है इसके ऊपर। आपको इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है इस फिगर का। तो आप अगर देखो ना, ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन तो ढक गया है, तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया में नहीं आ रहा। आपको ये वाला एरिया निकालना है, साथ में आपको ये पूरा एरिया निकालना है, और साथ में आपको नीचे वाला बेस एरिया निकालना है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपको पता है ये पाई आर स्क्वायर है, साथ में ये जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर है, तो टोटल 3 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 3 पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला जो एरिया है वो 2 पाई आर एच है, प्लस 2 पाई आर एच। तो यहाँ से आपका पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई मतलब 22/7 और आर आपको 7 दे रखा है। ब्रैकेट में आपका क्या बचा है 3r, जहाँ पे r की वैल्यू क्या है 7 है, 3r मतलब 21, प्लस आपका यहाँ पे क्या बच रहा है 2h, h 5 है, तो आपका 10 हो जाएगा। तो ये आपका एरिया आ गया, और आपको पता है 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वो है। तो ये आपका कॉस्टिंग इतनी आ जाएगी, आपसे पूछा कॉस्टिंग ही है, ठीक है। तो यहाँ से 7 से 7 गया, 11 का मल्टीपल, 11 के मल्टीपल है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। तो 22 इंटू आपका ये 31 जीरो, तो आपका 31 आपका सॉरी 62 यहाँ पे 62 6820 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन जो है ना, आप जैसे इसको पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अजीब है पढ़ने में, क्योंकि आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किया नहीं होगा, ठीक है। किया होगा लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट गो में मैंने स्किप किया, लेकिन सेकंड गो में आपसे ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। देयर आर 2 ड्रम्स ईच कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ पी और क्यू का मिक्सचर है। ड्रम 1 में जो पी और क्यू का जो रेशियो वो 16:9 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ड्रम 1 और ड्रम 2 को 5:3 में मिक्स किया है, और जो फाइनल मिक्सचर बन के आया है वो 11:9 बन के आया है। आपको बताना है कि ड्रम 2 में कितना रेशियो था। तो मैंने आपको बताया है कि जैसे यहाँ पे आपको पहले ड्रम में रेशियो दिया है, दूसरे ड्रम में आपको रेशियो बताना है, ठीक है। मान लो अगर आपको दूसरे ड्रम में रेशियो पता होता, पहले ड्रम का रेशियो पता है, दूसरे ड्रम का रेशियो पता है, फाइनल का रेशियो पता है, तो आप एलिगेशन लगा देते, आपको ये पता चल जाता कि ये कितने में मिलाया गया, किस रेशियो में मिलाया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये रेशियो ना पूछ के आपको ये रेशियो दिया है, आपको ये भी दिया है, ये भी दिया है, बस आपको ये बताना है। तो आसान है कि नहीं, वही तरीका है, बस यहाँ पे आपको मानना है, बाकी आपका हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, और एक चीज और, यहाँ पे आप किसी एक को लेके चलते हो, पी या क्यू को लेके चलते हो, और अपॉन में टोटल सोल्यूशन लेके चलते हो। मतलब आप ये निकालोगे कि ड्रम 1 में पी कितना हिस्सा है, ड्रम 2 में आपका पी कितना हिस्सा है, टोटल में पी कितना हिस्सा है, फिर आपका ये निकल के आ जाएगा कि किस रेशियो में मिलाया गया। तो बस वही चीज़ है। तो यहाँ पे 16/9 है, मतलब आपका पी जो है वो 16/25 हिस्सा है। यहाँ पे आपको नहीं पता, यहाँ पे आप मान लो कि जो आपका है x/y मान लो इसको, ठीक है, x/y मान लो, x रेशियो y मान लो, या ये मान लो, चलो x/y मान लो, या ये मान लो कि x है आपका, x है मान लो, x/y, चलो x/y मान लो मेरे भाई, या x मान लो कि p जो है वो x हिस्सा है, ठीक है, x हिस्सा है। और यहाँ पे जो आपका निकल के आ रहा है फाइनल में आपका 11:9 मतलब 11/20 निकल के आ रहा है, और ये आपका जो निकल के आ रहा है वो 5:3 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 100 बनाना पड़ेगा, तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और इसको भी जैसे आप ये मान लो कि आपने यहाँ पे 100 बना लिया है, 100 नीचे 100 है, ठीक है। तो आपका ये 100 से 100 चला जाएगा, यहाँ पे भी 100 चला जाएगा, तो आपका यहाँ पे जो बन रहा है ना वो आपका 64 आ रहा है। एक सेकेंड, ये आपका 64 आ रहा है, यहाँ पे आपका 44 आ रहा है, ये आपका 64 आ रहा है। एक सेकेंड, मैं कुछ तो गड़बड़ किया था, यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ से आप 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका 64 बन के आ रहा है, यहाँ पे आपका 55 बन के आ रहा है। तो यहाँ पे आपका 64 बन के आ रहा है, यहाँ पे आपका 55 बन के आ रहा है। तो अगर आप देखो तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो 9 का आ रहा है, मतलब ये इंटू 3 हुआ है। तो यहाँ पे भी ये इंटू 3 हुआ होगा, तो ये आपका 15 बन के आया होगा। अच्छा, ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है ये वैल्यू इससे कम रहेगी, मतलब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे आपका 40 निकल के आ रहा है, एक्स की वैल्यू 40।
तो x की वैल्यू 40 है। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि मैंने यहाँ पे नीचे 100 लिया था, इसका मतलब ये है कि आपका p 64 है और आपका ये 100 है। तो आपने 100 को काटा था, लेकिन यहाँ से थोड़ी 100 को काटा था। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू है ये अपॉन x अपॉन 100, ये टोटल 100 है और आपका ये 40 है। इतनी बात समझ में आई? देखो यहाँ पे मैंने ये 100 काटा था ना भाई, यहाँ पे 100 काटा था ना, नीचे 100 बना के काटा था ना। तो ये जो 100 बना के मैंने काटा था, तो इसका मतलब ये था कि 64 आपका p है और 100 टोटल है। तो यहाँ पे जो आपका आया ये 40 ऊपर वाला है, नीचे 100 ये टोटल आया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका 40 आया है, ये आपका टोटल आया है। तो ये p है, ये नीचे वाला q है। तो ये आपका जो आ रहा है 2:5 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ये p आ रहा है और ये आपका टोटल आ रहा है, क्यों नहीं, टोटल आ रहा है। तो अगर आपका टोटल 5 है, p 2 है, तो आपका 2/3 आएगा p अपॉन क्यू। तो आपका 2/3 आएगा। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे आपका Q/P पूछा है, मतलब आपका 3:2 करेक्ट आंसर आएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? देखो मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आपको पहले वाले का हिस्सा रेशियो या परसेंटेज कुछ भी दिया, दूसरे वाले का दिया हो और आपको फाइनल का दिया हो मिलाने के बाद, तो ये जो आता है एलिगेशन लगाते हो, ये बात तो पता है कि यहाँ पे इसका रेशियो निकल के आता। तो यहाँ पे आपको ये दिया था, ये दिया था, ये दिया था, आपको ये बताना था। तो सेम तरीका है, सेम तरीका मैंने यहाँ पे लगाया और मैंने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। ये क्वेश्चन डुएबल था, आपको समझाने में समय लगा, अदरवाइज अगर मुझे करना होता तो मैं इसको 25 से 30 सेकेंड्स में आराम से कर देता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। और मैंने आपको 1000 बार बताया कि एलिगेशन कहाँ पे लगाना है। जहाँ पे आपको इस वाले हिस्से का परसेंटेज या रेशियो या कुछ भी दिया हो, इस वाले का दिया हो, इन दोनों को मिला के यहाँ पे दिया हो, तुरंत लगा दो। आपका ये क्या आ जाएगा कि ये किस रेशियो में मिलाए गए हैं, उसका रेशियो आ जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 40 वाइल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 नंबर, और आपको लास्ट 14 नंबर दिया, तो आपको रिमेनिंग 2 नंबर्स बताना है। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपना वो शॉर्ट ट्रिक लगाने लगेंगे कि भाई डेविएशन वगैरह, डेविएशन वगैरह तब लगाना रहता है ना जब आपको वैल्यूज थोड़ी सी हार्ड दे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वैल्यूज कितनी ज़्यादा ईजी दे रखी है, तो इसको आप बेसिक से कर सकते हो मेरे भाई। जैसे यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका 420 हो जा रहा है, और यहाँ पे पहले 14 नंबर का जो सम है वो 280, और यहाँ पे जो सम है वो आपका 112 आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 392 आ रहा है, इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 28, मतलब जो बचे हुए दो नंबर्स हैं उनका सम 28 है। तो आपको ईच नंबर बताना है, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका 14 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वो जो ऐसा नहीं कि शॉर्ट ट्रिक पता है तो शॉर्ट ट्रिक लगाने लगो, आप ये भी देखो ना कि वैल्यूज इजी है, तो ये आपका इस बेसिक तरीके से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे भाई शॉर्ट ट्रिक लगाना है, कहाँ पे मुझे वो लगाना है। ठीक है, बाकी अगर आपको वो मेथड सीखना हो ना, मैंने आपको सिखा रखा है कि जैसे यहाँ पे 30 नंबर्स हैं, यहाँ पे 14, यहाँ पे 14, यहाँ पे, तो यहाँ पे गैप क्रिएट हो रहा है। गैप क्रिएट होता है तो हम फुलफिल करते हैं, मतलब जो भी हमारा साइन निकल के आता है उसका अपोजिट यहाँ पे डालते हैं। और ओवरलैप में क्या करते हैं, जहाँ पे ओवरलैप होता है वहाँ पे जो भी आपका डेविएशन निकल के आता है वो सेम साइन यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये मैंने बता रखा है, अगर आपको देखना हो तो आप एवरेज वाला चैप्टर मेरा देख लेना, वहाँ पे मैंने तरीका बता रखा है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज इतनी ईजी थी कि हम उसको डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। एक शॉपकीपर जो है 2 टीवी सेल करता है। फर्स्ट टीवी पे उसको 20% का गेन होता है और सेकंड पे उसको 25% का लॉस होता है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस पे होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अभी मैं जब क्विक रिवीजन करा रहा था तो मैंने ये चीज़ बताई थी कि कभी कभी सेलिंग प्राइस में भी दे देता है। ये अभी मैं किसकी कब की बात है, ये आपका 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने ये चीज़ पढ़ा रखा है कि आपको कभी कभी प्रॉफिट या लॉस जो बताना होता है वो सेलिंग प्राइस पे बताना होता है। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 20% का गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस पे, तो 20% मतलब 5 से 6 हो रहा है ना, ऐसे होता है ना। तो मतलब 5 है, अगर सेलिंग प्राइस 5 है मान लो, तो इस पर 20% का गेन हुआ है, मतलब 1 का गेन हुआ है। अच्छा, 1 का गेन हुआ है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और 1 का गेन हुआ है। जैसे आपसे बोल दूं कि सेलिंग प्राइस 1 है, सेलिंग प्राइस 5 है, और मुझे 1 रुपये का गेन हुआ है, तो ऑब्वियस है कॉस्ट प्राइस 4 होगा ना, तभी तो आपको 1 रुपये का गेन हुआ है। तो गेन हुआ है सेलिंग प्राइस में, मतलब इसका एक हिस्सा, एक 5 का एक हिस्सा गेन हुआ है, लेकिन ये जो एक है, तो एक आप माइनस करके आप, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस पे जाओगे ना, तो ये आपका ये कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको देखूँ, मैं आपको ये लैंग्वेज समझा रहा हूँ भाई। 4 पे 5 का कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का, और 1 का जो प्रॉफिट हुआ मैंने सेलिंग प्राइस पे निकाला, 5 पे निकाला, तो आपका 20% वही तो कह रहा है। तो इस तरीके से आपको लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे 25% का लॉस हो रहा है, मतलब 4 पे 1 का लॉस हो रहा है, 4 पे 1 का लॉस हो रहा है, लेकिन आपका ये 5, क्योंकि आपको पता है 1 का लॉस हो रहा है, मतलब अगर आपकी सेलिंग प्राइस 4 है और आपको 1 का लॉस हो रहा है, मतलब आपका CP 5 होगा ना भाई। तभी देखो यहाँ पे 1 का लॉस हो रहा है, और 1 का लॉस किस पे, 4 पे निकालो, तो आपको 25% लॉस निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से करना है।
तो यहाँ पे आपका 4 से 5 जा रहा था, यहाँ से आपका 5 से 4 जा रहा था, लेकिन आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस सेम दे रखा है। तो जब सेलिंग प्राइस सेम रखा है तो इसको आप बना दोगे पूरा कितना, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपका 16 निकल के आएगा, 25 और यहाँ पे आपका 20 और यहाँ पे आपका 20 निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप देखो सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है, सेलिंग प्राइस सेम है और आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका ये 41 आ रहा है, ये 40 आ रहा है, मतलब जो वो हो रहा है ना, वो आपका एक का लॉस हो रहा है 41 पे, एक का लॉस हो रहा है 41 पे, तो इंटू 100 कर दोगे तो आपका इतने परसेंट का लॉस हो रहा है, तो ये आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे 2 पॉइंट पे भी दो चीज़ें हैं, तो देख लो भाई, इसको सिंपली डिवाइड कर दो 41 को 100 से, तो आपका 164 आ जाएगा, फिर आपका ये 160 चला जाएगा, जो भी लगभग 3 बार जाएगा, लेकिन लगभग आप समझ लो 4 टाइम्स के आसपास ही जाएगा, तो आपका 2.44 करेक्ट आंसर आ जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि इतने का लॉस हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जहाँ पे कहता है कि सेलिंग प्राइस आपका सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है दोनों आइटम का, लेकिन एक पे n% का प्रॉफिट होता है, दूसरे पे n% का लॉस होता है, तो आपसे पूछता है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना हुआ है। जैसे आपसे कह दे कि सेलिंग प्राइस सेम है, एक पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 20% का लॉस हो रहा है, और सेलिंग प्राइस सेम है दोनों आइटम का, आपको बताना है कि ओवरऑल कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो जो आपका ओवरऑल होता है, पहली बात तो ओवरऑल आपका लॉस होता है, और लॉस कितने का होता है, n² अपॉन 100% का। जैसे अगर मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में आपका 20 का स्क्वायर 400/100 मतलब 4% का लॉस होगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन आता रहता है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक काइट है जिसकी जो 60√2 हाइट पे आपकी उड़ रही है, और ये आपका 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो ये भी आपका 60√2 हो जाएगा। लेकिन आपको क्या बताना है, आपको लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, भाई लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग तो ये हो गया ना भाई, ये बंदा है, ये काइट उड़ रही है, तो ऑब्वियस है यही तो डोरी होगी। तो आपको पता है, इसको अगर छोड़ो, अगर ये ए है, ये ए है, तो ऑब्वियस आपको ये पता है a√2 होता है, तो ये अगर ये 60√2 है, ये भी 60√2 है, तो आपका ये 60√2 इंटू 2 होगा ना, इंटू √2 होगा ना, समझ में आया कि ये ए होता है, ये होता है, तो ये आपका a√2 होता है, मतलब इस वाले साइड में √2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये हो जाता है। अगर दोनों ए है तो यहाँ पे भी दोनों ये है, तो इसमें मैं √2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका ये हो जाएगा, जो कि आपका 120 आ जा रहा है, तो आपका 120 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दो रेशियो याद कराना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। जैसे अगर आपका ऐसा बन रहा है, ठीक है, और अगर आपका ये 30 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो जो रेशियो बन के आएगा, देखो 30 के 30 ये है ना, तो 30 के सामने वाला 1 होता है, और 60 आपका ये पूरा है, तो 60 के सामने वाला 3 होता है हमेशा, अगर बेस सेम है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो 30 के सामने वाला 1 होगा, और 60 के सामने तो पूरा है ना, तो ये पूरा 3 होगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये आपका 2 हो रहा है, तो जो रेशियो आपको दिखना है वो 1:2, जहाँ पे आपका ये 2 ये है और 1 आपका ये है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही ये रेशियो आपको एक और रेशियो याद रखना है, ये वाला, ये आपका 30 है, ये आपका 60 है, इस केस में भी आपका ये जो होता है और जो आपका ये होता है, ये आपका 1:2 होता है। कैसे भाई, ये 60 है तो ये 30 हो गया, 30 के सामने वाला 1, और ये 30 है तो ये 60, 60 के सामने वाला पूरा ये 3, तो पूरा 3 है, तो ये आपका 2 हो गया। तो आपको ये दोनों ही रेशियो याद रखने हैं। साथ में एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड दिख रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड दिखा अगर आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, साथ में आपको दो वैल्यूज दिया है ए और बी, आपको दो ही वैल्यूज दिख रहा है, ऐसा नहीं कि एक या तीन वैल्यू दिख रहा है। अगर आपको कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा है, और अगर आपको दो वैल्यूज दिख रहा है ए और बी, और आपसे हाइट पूछा है, तो हाइट जो आती है वो √AB आती है। तो आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है, ये तीनों ही रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट में। ये क्वेश्चन भी जो था इसको आप फर्स्ट गो में स्किप कर सकते थे, मैं ऊपर लिखना भूल गया, ऊपर 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको फर्स्ट गो में स्किप करना था, बाकी 21 क्वेश्चन डुएबल थे फर्स्ट गो में। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका डुएबल है इजीली, लेकिन पहले गो में जब आप पढ़ोगे ना, तो जैसे यहाँ पे आपका x-41 आया तो स्किप कर दो, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बेटर है स्किप कर दो, दोबारा के करो आराम से हो जाएगा, लेकिन पहले गो में आपको स्किप करना था, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं
तो 1/5 काम 20 दिन में होता है, तो आपको ये निकालना है कि एक काम, जो पूरा काम आपको निकाला रहता है, कितने दिन में होगा। तो यहाँ से ए जो होगा, ऑब्वियसली 1/5 काम 20 दिन में होगा, तो पूरा काम आपका 100 दिन में होगा, तो ए उस काम को 100 दिन में करेगा। बी 30% काम को 36 दिन में, मतलब 10% काम को 12 दिन में, मतलब 100% काम को 120 दिन में करेगा। तो आपको पूरा काम लिखाना है कि पूरा कितने दिन में करेगा। ऐसा अगर सी की बात करूं तो सी 80% काम आपका 160 दिन में करता है, 10% काम आपका कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, तो 100% काम 200 दिन में करेगा। तो आपका सी 200 दिन में काम कर रहा है। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम 600 आएगा, ये आपका 6 आएगा, ये 5 आएगा, और ये आपका कितना आएगा, 3 आएगा। अब आगे देखो क्या कर रहा है कि बी और सी टुगेदर स्टार्ट करते हैं और एक्स दिन तक काम करते हैं। एक्स दिन के बाद बी छोड़ देता है, अब ए और सी काम करते हैं x-41 डेज तक। ठीक है, तो अगर इन्होंने जो काम किया है बी और सी ने और ए और सी ने, उसका रेशियो 19:6, तो आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ सी काम करेगा इतने दिन। तो पहले जो यहाँ से यहाँ तक बात लिखी गई है ना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो बात लिखी गई है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि क्या लिखी गई। बी और सी काम कर रहे हैं एक्स दिन के लिए, बी और सी मतलब 8 की एफिशिएंसी से काम हो रहा है एक्स दिन के लिए, ये बी और सी ने काम किया है। और ए और सी ने कितना काम किया है, ए और सी मतलब 6 3 9 की एफिशिएंसी से इन्होंने इतने दिन तक काम किया है, मतलब 9x-41 इतने दिन तक काम किया है। अब देखो जो इन्होंने काम किया है बी और सी ने, और जिन्होंने ए और सी ने काम किया, इसका जो रेशियो निकल के आया है वो 19:6 निकल के आया है। तो ये आपको 19:6 निकल के आया है। अब आप नहीं कर सकते, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, 8 दूनी 16 एक्स आ गया इक्वल्स टू 19 तिहाई 51, 19 तिहाई 57 एक्स आ गया। और यहाँ पे मैं अभी नहीं करूँगा सिंप्लीफाई इसको, अभी मैं ऐसे ही लिख दूंगा। तो यहाँ से अगर आप इसको भेजोगे इधर तो ये आपका -41 एक्स आएगा। तो आपका यहाँ से 41 से 41 चला जाएगा, आपकी एक्स की वैल्यू जो निकल के आई है वो 57 निकल के आ रही है। अच्छा, एक्स की वैल्यू 57 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है कि सी अकेले 2x दिन में कितना काम करेगा, कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क करेगा। तो भाई टोटल काम तो 600 है, टोटल काम तो 600 है, जिसमें सी 2x दिन तक काम करता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, और 2 और x कितना 57, तो यहाँ से 3 दूनी 6, तो ये जो आप काम करेगा वो 57/600 फ्रैक्शन ऑफ काम करेगा। तो आपका सॉरी 100 आएगा यहाँ पे 100, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं था, लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब थी, बेटर स्किप करो, जब दोबारा आके करोगे इत्मीनान से करो, इत्मीनान से करोगे तो देखो बिल्कुल आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ 19वें पे। In a race of 200 meter, B gives a start of 10 meter to A, C gives a start of 20 meter to B, then start that C gives to A। पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है। यहाँ पे ये होना चाहिए कि अगर B A को इतने का स्टार्ट देता है, C इतने का स्टार्ट दे सकता है, या दे सकता है तो भी सही लगता। तो ये डेड हीट में फिनिश कर रहा है, मतलब साथ में फिनिश कर रहा है। यहाँ पे जो साथ में फिनिश वाला चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। ठीक है, तो वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अदरवाइज यहाँ पे अगर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर ये डेड हीट पे फिनिश करते हैं, जैसे अगर ये 10 मीटर का हेड स्टार्ट होता है, ये डेड हीट पे फिनिश करते हैं, और यहाँ पे अगर 20 मीटर का करता है, ये डेड हीट पे फिनिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी कितने का ए को हेड स्टार्ट देगा कि ये डेड हीट पे फिनिश करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो बता देता हूँ कैसे करना है। देखो 10 मीटर का हेड स्टार्ट देने पे, अगर यहाँ पे पहली बात तो एक चीज और देखूंगा मैं, यहाँ पे बी और ए की बात हो रही है, यहाँ पे सी और बी की बात हो रही है, तो बी कॉमन है तो मैं बी को बीच में रखूंगा, तो ए बी सी। अच्छा, अगर बी ए को 10 मीटर का हेड स्टार्ट देता है, मतलब जितने देरी में बी 200 मीटर फिनिश करता है उतने में ए आपका 190 मीटर फिनिश करता है। तो अगर मैं इसकी भाई जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, या चलो डिस्टेंस ही मान लो, तो डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है 200 रेशियो 190 आ रहा है, जिसमें बी 200 है और ए आपका 290 है। ठीक है, तो आपका ए 190 है और बी आपका 200 है। दूसरा केस की अगर मैं बात करूं तो सी बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, सी जितने देर में 200 करता है उतने देर में बी आपका 180 करता है, तो बी आपका 180 कर रहा है और सी आपका 200 कर रहा है। अब मैंने आपको बताया था ये आपका रेशियो निकाल रहे हो, तो मैंने बताया था ये खाली स्पेस भर देते हैं बगल वाले से, बगल में ये वैल्यू लिखी थी, यहाँ पे बगल में ये वाली वैल्यू लिखी, तो इससे मैं फिल कर दूंगा। अब मुझे ए और सी की बात करनी है, तो मैं ए और सी की बात करूंगा, बाकी मैं बी को नहीं देखूंगा। साथ में मुझे पता है जो रेस है वो 200 मीटर की है, तो मुझे पता है कि इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ लिख दूंगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। लेकिन मुझे 200 मीटर की रेस बनानी है, तो मैं पहली बात इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट दूंगा, साथ में अगर इसको भी काट दूं यहाँ पे तो आपका ये 9 बन जा रहा है, तो आपका 19 9 171 आ रहा है,
और यहाँ पे आपका ये 200 आ रहा है, तो ये 200 मीटर की रेस बन चुकी है। तो जितने देरी में सी आपका 200 भागेगा उतने देरी में आपका ए 171 भागेगा। तो मतलब ये 29 मीटर का हेड स्टार्ट दे सकता है अगर रेस डेड हिट पे फिनिश हो रही है तो आपका 29 मीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी अगर आपको रेस में ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रेस देखते ही छोड़ देते हैं। तो अगर आपकी ये वाली दिक्कत है ना, रेस देखते ही छोड़ देना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप एक बार मेरे से रेस पढ़ लो, आपको फिर कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, कंप्लीट मैथ्स रिवीजन फॉर 2025 करके। आप उस प्लेलिस्ट की एक वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थमेटिक टॉपिक्स, उसमें मैंने रेस के सारे कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं। आपको टाइम स्टैम्प में मिल जाएगा रेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आप उस वीडियो को देख लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, फिर आप रेस के क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ोगी। ठीक है आ जाओ नेक्स्ट पे। सिंप्लीफिकेशन है, तुरंत करेंगे भाई। 3/4 इंटू 36, 36 या 108, तो 107 बटे आपका कितना हो जाएगा 3। प्लस आपको देखो ये 3 से 3 जा रहा है, नीचे 4 आ रहा है, तो इसको भी मैं नीचे 4 बना दूंगा। तो ये 18 बटे आपका आ जाएगा 4 इक्वल्स टू पी क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू 125/4 आ रही है, पी क्यूब अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी 5 आ जा रही है और क्यू की वैल्यू आपकी 2 आ जा रही है। वैसे क्यू की वैल्यू यहाँ पे -2 भी आ सकती है, +-2 भी आ सकती है। फिर इस केस में जो आंसर होगा वो आपका 3 भी हो सकता है, और अगर इसकी वैल्यू -2 है तो ये आपका आंसर 7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बाकी मैं एक बार सिंपली कर देता हूँ, 5 - 2 जो आंसर 3 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आंसर 7 भी आ सकता है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्यू स्क्वायर है ना, तो क्यू आपका यहाँ पे -2 भी हो सकता है, +-2 होगा आपका क्यू। तो अगर क्यू की वैल्यू -2 हो गई, भाई आप देखो, अगर पी की वैल्यू मैं 5 मान लूँ, पी की वैल्यू 5 मान लो और क्यू की वैल्यू -2 मान लूँ, तो अगर मैं इसका क्यूब करूँ, इसका स्क्वायर करूँ, तो भी तो आपका आंसर 125/4 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू +-2 हो सकते हैं, और अगर क्यू की वैल्यू -2 हो गई तो इस वाले टर्म की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 हो जाएगी। तो आपका आंसर ये भी आ सकता है। तो इस केस में आपको यहाँ पे या तो कहा होता कि पी और क्यू ग्रेटर देन आपका 0 है, तो उस केस में आपका आंसर यही आता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये मेंशन नहीं है, तो आपका यहाँ पे दोनों ही आंसर आ सकता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो अब यहाँ पे, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर पासिस अ मैन। देखो मैन जो है ना, पहली बात तो मैन वहां पे खड़ा है, दूसरी बात अगर इस मैन को वो क्रॉस कर रहा है तो मैन की जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है इस ट्रेन की लेंथ के। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है 150 हो रहा है, कितने देरी में, 15 सेकंड में। तो जो पहली ट्रेन है उसकी जो स्पीड निकल के आ रही है 150/15 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड निकल के आ रही है। अब आगे पढ़ो, एंड एक अनदर ट्रेन है जिसकी लेंथ ट्वाइस है, मतलब 300 मीटर है। 150 का बदल 300 मीटर है। ये फर्स्ट ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, मतलब यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आप स्पीड का सम ऑफ स्पीड करोगे, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, पहले बात तो डिस्टेंस, यहाँ पे दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन की जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस है। तो 150 300 टोटल डिस्टेंस 450 है, और टाइम कितना लग रहा है 15 सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपकी स्पीड निकल के आ रही है रिलेटिव स्पीड, ये 30 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड, मतलब S1 + S2। जहाँ पे आपको पता है कि S1 जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ऑब्वियस इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और आपसे सेकेंड ट्रेन की स्पीड पूछा, वो भी मीटर पर सेकेंड में ही पूछा है, तो आपका 20 करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन 100 ईयर। देखो आपका मनी अगर डबल होता है, जैसे 1 से 2 होता है, तो आपको पता है ये आपका 100% इंक्रीज कर रहा है। तो कितना इंक्रीज करता है उससे मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो आपका 100% इंक्रीज कर रहा है 10 साल में, मतलब आपका जो रेट निकल कर रहा है वो 10% हर ईयर में, हर पर ईयर 100% इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये आपका पैसा ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल मतलब 1 से 3 गुना, मतलब 200% इंक्रीज कर रहा है, 200% इंक्रीज कर रहा है, तो कितने साल में आपका ये होगा। तो भाई 200% टोटल इंक्रीज कर रहा है, जिसमें आपको पता है 10% हर साल इंक्रीज कर रहा है, तो टोटल 200% इंक्रीज करने में इसको 20 साल लग जाएंगे। तो आपका 20 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी पे बेस्ड ना आपका एक कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट को करने का तरीका अलग है, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसको कैसे करते हैं, एक पैसा है आपका जो डबल हो जा रहा है 3 साल में, मतलब आपका जो पैसा 1 है वो डबल हो जा रहा है 3 साल में। तो आपको बताना है कितने साल में 16 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये समझो कि अगर पैसा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में, आपको पता है ना कि ये जो होता है ना, ये अगले 3 साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। जैसे अगर मैं 3-3 साल का गैप लूँ ना, तो ये आपका प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया, तो अगले 3 साल के लिए जो अमाउंट है प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका पैसा 3 साल में कितना गुना हो रहा है। तो भाई आपका पैसा 3 साल में 2 गुना हो रहा है, तो अगले 3 साल में ना ये इसका 2 गुना हो जाएगा ना, 4 गुना हो जाएगा।
मतलब अगले 3 साल में ये इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये 8 गुना हो जाएगा। फिर अगले 3 साल में ये इसका 2 गुना हो जाएगा, मतलब ये 16 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे 3 साल के गैप में अगर पैसा डबल हो रहा है तो अगले 3 साल में पैसा इसका डबल हो जाएगा, अगले 3 साल में इसका। तो आपके यहाँ पे देखो 16 टाइम्स हो गया। कितने साल लगे आपको? 3 3 6 3 9 3 12, आपको 12 साल लग गए। तो यहाँ पे आपका 12 साल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 12 ईयर्स लग जाएंगे इसको। आ जाओ नेक्स्ट पे। आपको a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए दिया है। तो अगर मैं इसको, आप ऐसे कर सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू ये है, b प्लस सी की वैल्यू ये है, c प्लस ए की वैल्यू ये है, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो ही बताना है। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू ये है, b प्लस सी की ये है, c प्लस ए की ये है, तो आप अगर इन तीनों को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को ऐड कर लो, तो जो आपकी 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी, 2a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आएगी। इसमें a प्लस बी प्लस सी ही लिख रहा हूँ, लेकिन अगर इसको ऐड करोगे 2 आएगा। तो 2 को मैं आगे डिवाइड कर दूंगा, अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो आपको दिख रहा है 6 5 11 7 18, 18 का हाफ कर दूंगा, फिर मैं 2 आ रहा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 9 आ रही है। तो यहाँ पे 1/a बताना है, तो 1/a की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है, और आपको b प्लस सी की वैल्यू पता है 6 है, इसकी वैल्यू 9 है, तो इसकी वैल्यू a की वैल्यू 3 आ जाएगी कि नहीं भाई? a प्लस बी की वैल्यू 9 है और b प्लस सी की वैल्यू 6 है, ये बीच वाला ही तो है, तो a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ऐसे ही 1/b की वैल्यू क्या है भाई? a प्लस बी की वैल्यू ये है, इसमें से अगर मैं ये घटा दूं, मतलब 7 घटा दूं, तो आपकी किसकी वैल्यू? b की वैल्यू निकल आएगी। तो 9 में से 7 घटा दूं, आपका 2 आ जाएगा। ऐसे ही 1/c, मतलब a प्लस बी की वैल्यू घटा दूं, मतलब इसको मैं घटा दूं 5 को, तो आपका 4 आ जाएगा। तो इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 4:6 आपका 3 आ जाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल ऑफ साइड 11 60 61। देखो, सबसे पहले ना आप एक बार, जब ऐसी बड़ी वैल्यूज दिया रहता है ना, तो आप एक बार देख लिया करो, ये ट्रिपलेट बनता है। अच्छा, ट्रिपलेट करने के ऐसा नहीं कि आपको इसका स्क्वायर करो फिर इसका स्क्वायर करो, ऐड करके फिर देखो इसका स्क्वायर बन रहा है, ये करने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट डिजिट आपका हो रहा है ना, यूनिट डिजिट अगर आपका हो रहा है, तो आप ये मान लिया करो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, कंफर्म कैसे करोगे? कंफर्म अभी बताता हूँ कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे अगर आप यूनिट डिजिट देखोगे तो आपका 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा। तो पॉसिबिलिटी है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता ना, ये फिर हो जाता, तो ये आपका पक्का था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, क्योंकि पाइथागोरस फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल यहाँ पे सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब मानो ये अगर ट्रायंगल है तो इस सर्कल की बात हो रही है, इस सर्कल का जो डायमीटर होगा वो ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो रेडियस क्या होगा? इसका आधा। तो इसका जो डायमीटर होगा वो इसका हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो आपसे डायमीटर ही पूछा, आपको डायमीटर यहाँ पे दिया है, तो आप कंफर्म हो जाओ कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल ही है। ठीक है, या आप शुरू में भी चेक कर सकते हो कि अगर आपको जो आपसे जैसे रेडियस पूछ सकता था यहाँ पे रेडियस, तो अगर रेडियस पूछता तो इसका हाफ, जो बड़ी वाली साइड होती है जो कि हाइपोटेनस होने की पॉसिबिलिटी, इसका अगर हाफ दिया है तो भी समझ जाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। फिर कैसे कंफर्म करोगे भाई? इसका यूनिट डिजिट स्क्वायर का, इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर, इसका सम जो होता है वो इसके बराबर होना चाहिए स्क्वायर के। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, और हमें डायमीटर पूछा, डायमीटर हाइपोटेन्यूज जो होता है वही डायमीटर होता है, तो आपका 61 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इन रेडियस और सर्कम रेडियस बताऊंगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो उसका जो इन रेडियस होता है वो a/2√3 होता है, और जो सर्कम रेडियस होता है वो a/√3 होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता, क्या होता ये? अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो इसका जो इन रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस ऑफ माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2 होता है, और जो इसका सर्कम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है सिंपली। और अगर मैं जनरल ट्रायंगल की बात करूं, तो इसका जो इन रेडियस होता है वो आपका एरिया अपॉन एस होता है। एरिया अपॉन एस, एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। और अगर मैं बात करूं इसके सर्कम रेडियस की, तो वो ए बी सी अपॉन 4 एरिया होता है। यहाँ पे डेल्टा का मतलब एरिया है, और ए बी सी उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स है। तो आपको ये तीनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, इन रेडियस पता है ना क्या होता है भाई? इन रेडियस ये होता है, कोई 3 सर्कल है, सॉरी एक ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड को टच करता हुआ जो सर्कल है, तो इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो इन रेडियस होता है, और इसके तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जो सर्कल होता है, इस सर्कल का जो रेडियस होता है वो सर्कम रेडियस होता है। ठीक है, आ जाओ आप 25th लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, भाई ए बी सी डी में बना दिया कैसे भी करके, ए बी सी डी
जहाँ पे आपको सी और डी एंगल दिया है, आपको ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल भाई इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये ओ पे मिल रहे हैं, तो आपको ये वाला एंगल बताना है। देखो कितना आसान है, देखो ध्यान से भाई, ये 67 है, ये 53 है, इन दोनों का सॉरी इन दोनों का जो सम है वो 120 निकल के आ रहा है। अगर सी प्लस डी का सम अगर 120 है, तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 360 होता है। तो जो आपका ए प्लस बी निकल के आएगा वो 240 निकल के आएगा कि नहीं, क्योंकि इन चारों का सम जो होता है वो 360 होता है, तो यहाँ से आपका इसका सम 240 निकल गया। अच्छा, ये पूरा अगर 240 है, तो ये इसका आधा, ये इसका आधा, अगर मैं इन दोनों का सम निकालूं तो जस्ट इसका आधा 120 हो जाएगा। मतलब ये दोनों अगर 120, तो ये कितना हो गया, ये 60 हो गया, और आपसे वही पूछा था, आपका 60 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, ऐसे मैंने पंडित्स के और भी सॉल्यूशंस करा रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू सो मच।